हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। आज हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पे एसी सोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट मींस जो आपके घर में करंट आ रहा है तो आपके घर में रेजिस्टर होगा, कहीं ना कहीं आपका इंडक्टर लगा होगा, इंडक्शन अगर आप यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कैपेसिटर लगा होगा जहां पे आप इन्वर्टर्स का यूज करते हो। तो दैट मींस उस केस में हमारा करंट का क्या यूटिलाइजेशन होता है या फिर हमारा करंट कितना होता है एसी में, वो हमें कैलकुलेट करना है आज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एसी सोर्स कंटेनिंग केस वन। क्या है हमारा? रजिस्टर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने एक सर्किट लिया जिसमें हमारा एक रजिस्टर R है और इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं इस केस में हमारा करंट प्रोड्यूस कितना हो रहा है। तो हमें ये पता है दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। इसको मैंने कैसे लिख दिया, दैट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी वेयर V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर। तो दैट मीन्स अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा जाएगा इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट मतलब वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ आपका रेजिस्टर लगा हो, तो उस केस में आपका वोल्टेज कितना आएगा, तो वोल्टेज आएगा हमारा आई नॉट आर। और हमारा करंट कितना आएगा, तो करंट हमारा वोल्टेज कितना आएगा, तो वोल्टेज आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कितना आएगा, तो करंट आएगा हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट बाई आर। और अगर हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना है सो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आई नॉट आर। तो अगर आपका सिर्फ कौन सा सर्किट हो, तो सिर्फ अगर आपका एक रेजिस्टिव सर्किट हो, मतलब कि जिसमें सिर्फ आपका रेजिस्टर लगा हो और कुछ भी ना लगा हो। अब हम लोग का दूसरा केस आता है, दूसरा केस हमारा क्या है, तो एसी सोर्स कंटेनिंग एंड इंडक्टर। अब डायग्राम अगर हम बनाते हैं इंडक्टर के केस में, तो ये हमने यहां पे बना लिया एक इंडक्टर, ये हमने यहां पे बनाया एक एसी सोर्स, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा इंडक्टर है कैपिटल एल। ठीक है, अब हमें पता है दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो ई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई। और हमें पता है दैट E इज इक्वल टू एसी के केस में, एसी सोर्स के केस में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ ईएमएफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू I और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। अब इस केस में हमारा ई नॉट दैट मींस पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल आई। एल हमारा कांस्टेंट था, डी आई का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, एल आई हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें पता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा,
तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 to t इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल आई। अब मैं क्या काम करता हूं कि मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूं, तो माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल आई। माइनस और माइनस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। हमें पता है दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एंड टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा हमारा 2 पाई एफ के इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो क्या मिलेगा? मैं ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू एल आई। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को? दैट ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ cos 2 पाई एफ टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल आई। दैट मीन्स कि अगर हमारा करंट हमें कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ इंडक्टर, तो फिर हमारा करंट कितना आएगा? तो हमारा करंट आएगा I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ एल कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इस फॉर्मूले से हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा तो V इज इक्वल टू आई आर हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब V इक्वल टू आई आर अगर मैंने रख दिया तो दैट मीन्स वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किट में कहीं ना कहीं तो हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो इस केस में हम वोल्टेज नहीं कैलकुलेट करके हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे कि इंडक्टर के केस में जहां पे सेल्फ इंडक्शन हो रहा है उस केस में हमारा करंट कितना होगा? तो करंट होगा हमारा ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ एल कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी माइनस 1। तो ये केस था हमारा जब आपका एसी सोर्स में या एसी सर्किट में हमारा केवल इंडक्टर लगा हो, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किससे? तो इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट मतलब कि सिर्फ हमारा वहां पे इंडक्टर लगा है और कुछ भी नहीं लगा है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे केस की, थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है? तो कैपेसिटर। हमने रेजिस्टर के केस में हमने करंट देखा, वोल्टेज देखा, हमने इंडक्टर के केस में हमने करंट देखा। अब हम कैपेसिटर के केस में देखते हैं कि हमारा करंट प्रोड्यूस कितना हो रहा है। सो थर्ड केस क्या है? एसी सोर्स कंटेनिंग अ कैपेसिटर। सो हमने यहां पे क्या काम किया? हमने यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट बना ली, सी या सर्किट बना लिया जिसमें हमारे कैपेसिटर है। हमने इसको कनेक्ट किया किसके साथ? एक एसी सोर्स के साथ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किससे? तो कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। अब हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हमारा CV के इक्वल हो जाएगा। इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज और EMF हमारा क्या रहेगा? सेम। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? E नॉट साइन ओमेगा t। अब मैंने यहाँ वोल्टेज और EMF को सेम बोला है, तो EMF हमारा क्या होता है बेसिकली? तो EMF हमारा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में या दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना वोल्टेज है जब हमारा करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा है। और जैसे आपका करंट फ्लो शुरू करना हो जाता है वैसे ही हमारा वो EMF वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा कैपेसिटर का केस है, तो कैपेसिटर तो हमारा चार्जिंग कर रहा है, चार्ज को वो स्टोर कर रहा है एक तरीके से, तो वोल्टेज और EMF क्या हो जाएगा? सेम। तो V इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी।
That means potential difference across the capacitor will be equivalent to the EMF. तो अब मैंने क्या लिख दिया इसको, that C E naught sin omega t is equal to Q. अब हमें कैलकुलेट करना है करंट, तो हमें पता है that I is equal to dq by dt. That means d by dt of q की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो C E naught sin ओमेगा t. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कैपेसिटेंस और ईएमएफ या फिर पीक ईएमएफ हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, सेम नहीं कांस्टेंट है, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू सी ई नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और हमें पता है दैट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो दैट मीन्स हमें करंट कितना मिलेगा, तो हमारा करंट आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो जब हमारा कैपेसिटिव सर्किट होगा तो कैपेसिटिव सर्किट के केस में हमारा करंट कितना होगा, तो करंट विल बी इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो आपको बस इन तीनों के वैल्यूज को याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय. ये कौन सा सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव, मतलब कि कहीं पे भी दो मिक्सिंग नहीं हुआ है. अगर आपका रेजिस्टिव, अगर आपका जहां पे भी दो सर्किट मिक्स हो जाता है, मींस रेजिस्टर इंडक्टर, रेजिस्टर कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्टर, तो उस केस में हम फिर क्या कैलकुलेट करेंगे कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे को लीड कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं. और अगर लीड कर रहे हैं तो कितने से लीड कर रहे हैं, अगर लैग कर रहे हैं तो कितने से लैग कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास.